हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि जो जाइलम होता है वो क्या कहलाता है और साथ ही जाइलम से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनकी पहचान हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, वो सारा चीज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, मैंने आप लोगों को पिछली वाली वीडियो के माध्यम से बता रखा था कि जो जाइलम होता है वह पेड़ पौधों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऊतक होता है, जिसकी सहायता से जो पेड़ पौधे हैं वो जल को प्राप्त करते हैं। यानी जाइलम ऊतक की सहायता से पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों में जलों का परिवहन होता है, जिससे कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपने आवश्यकता अनुसार जल की प्राप्ति करते हैं। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें जाइलम के घटक का, तो दोस्तों जाइलम के जो महत्वपूर्ण घटक होते हैं वह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें जो पहला घटक है वो कहलाता है जाइलम तंतु, और जो दूसरा घटक है वो कहलाता है जाइलम मृदुतक, और जो तीसरा घटक है वो कहलाता है जाइलम वाहिनिकाएं, और जो चौथा घटक है वो कहलाता है जाइलम वाहिकाएं। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर क्रमानुसार एक एक घटक को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि हम लोग इन घटकों की जो पहचान है वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पहला जो घटक है जाइलम तंतु, उस पर। तो दोस्तों देखिए, इसमें बताया जा रहा है जाइलम तंतु में ये लंबे शंकुरूप तथा अस्थूलित भित्ति वाले मृत कोशिका है। दोस्तों, ये जो आप चारों जो घटक देख पा रहे हैं ये चारों के चारों जाइलम की कोशिका हैं, और इनके गुण और इनके विशेषता के आधार पर इन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया गया है, जिसके माध्यम से आपको पढ़ने में, इनको पहचानने में सरलता मिल सके। दोस्तों, हम लोग जाइलम तंतु और उसी प्रकार से अनुकूल जितने सारे यहाँ पर घटक है जाइलम के, इनकी जो पहचान है वो हम लोग इनके विशेषता के अनुसार करेंगे। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें जाइलम तंतु का, तो दोस्तों इसकी विशेषता में बताया जा रहा है ये लंबे शंकु रूप तथा अस्थूलित भित्ति वाले मृत कोशिका हैं। तो बापू यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ना, शंकु रूप है, तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि इन चारों आकृति में शंकु रूप वाला कौन है। यहाँ पर मैंने 4 ठो आकृति लिया हुआ है बाबू, 1 2 3 4। यहाँ पर इन चारों आकृति में शंकु रूप वाला आकृति कौन है। शंकु कैसा होता है दोस्तों, जो शंकु होता है वो कैसा होता है, आप लोग देखिए, जो शंकु होता है वो होता है ऐसा ना, होता है, बताइए, नीचे होता है चौड़ा और ऊपर होता है नुकीला, ऐसा ही बाबू शंकु होता है। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऐसी जो आकृति है वो देखने को मिल रही है इस आकृति में। यहाँ पर ऊपर नुकीला है और नीचे भी नुकीला है और बीच में चौड़ा है, यानी इसकी जो आकृति है यह बाबू कैसा है, यह शंक्वाकार है। अगर बेलनाकार होता ना तो इसके ऊपर क्या होता, इसके ऊपर बाबू चौड़ा होता, यानी इसके ऊपर सरफेस होता, चौड़ा होता, और नीचे भी क्या होता, नीचे भी चौड़ा होता। तो उस स्थिति में हम लोग यहाँ पर शंकु रूप नहीं लिखते हैं, बल्कि हम लोग बेलन रूप लिखते हैं। तो दोस्तों, ये लंबा आप देख सकते हैं, वास्तव में लंबा है बाबू, ठीक है। जाइलम तंतु यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं, वास्तव में लंबा है। ये लंबे शंकु रूप तथा अस्थूलित भित्ति वाले मृत कोशिका है। मृत कोशिका बाबू इसलिए है क्योंकि इस कोशिका में कोई भी केंद्रक पाया नहीं जाता। मैंने आप लोगों को यह बता रखा है कि जिस किसी भी कोशिका की कोशिका द्रव्य में केंद्रक नहीं पाया जाएगा वह कोशिका मृत कहलाती है, वो बिल्कुल भी जीवित नहीं रहती है, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी जीव द्रव्य का निर्माण नहीं होता है। जब दोस्तों इस कोशिका में केंद्रक नहीं होगा तो यह बिल्कुल भी दोस्तों जीवित नहीं होगी, इसलिए जाइलम के इस घटक को कहा जाता है मृत कोशिका, ठीक है। आगे अगर देखें तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है जो मुख्यतः पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। दोस्तों, जो जाइलम तंतु है यह यांत्रिक सहारा प्रदान करती है जाइलम को, ठीक है। और जो जाइलम है वो दोस्तों यांत्रिक सहारा प्रदान करता है पौधे को, जिसकी सहायता से जो पौधा है वो अपने आप को स्थूल बनाए रखता है, अपने आप को स्थिर बनाए रखता है, यानी अपने आप को वो दोस्तों एक निश्चित अवस्था में बनाए रखता है। वो बिल्कुल भी हिलता डुलता यानी वो गिरता उड़ता बिल्कुल भी नहीं है। अगर मतलब बाहर से कोई अगर उसके ऊपर बल लगाया जाए तभी जाकर वो हिलता है, लेकिन आंतरिक तौर पर उसको जो मजबूती प्रदान करता है वो करता है दोस्तों जाइलम ही। और जाइलम को मजबूती प्रदान करने वाले जो घटक है वो दोस्तों ये सारे हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए,
इसमें बाबू इनकी मात्रा द्वितीयक जाइलम में अधिक होती है। अगर हम बात करें बाबू यहाँ पर जाइलम के प्रकार का, तो जो जाइलम के प्रकार होते हैं यह मुख्यतः दो होते हैं, जिसमें जो पहला आता है वो आता है दोस्तों प्राथमिक जाइलम, और जो दूसरा आता है वो आता है द्वितीयक जाइलम। तो दोस्तों द्वितीयक जाइलम में जो जाइलम तंतु की संख्या होगी वो प्राथमिक जाइलम से सबसे अधिक होगी। तो दोस्तों इस चीज को आप लोग नोट कर रखना, आप लोग कभी भी नहीं भूलिएगा कि जाइलम तंतु की जो संख्या होगी वो किसमें अधिक होगी। तो किसमें होगी अधिक? तो दोस्तों यह अधिक होगी द्वितीयक जाइलम में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जाइलम तंतुओं की संख्या किसमें सबसे अधिक होती है, प्राथमिक जाइलम में कि द्वितीयक जाइलम में कि तृतीयक जाइलम में कि चतुर्थ जाइलम में। तो दोस्तों तृतीयक और जो चतुर्थ जाइलम है वो तो होता ही नहीं है, केवल और केवल जो जाइलम के प्रकार होते हैं वो मुख्यतः होते हैं प्राथमिक और द्वितीयक ही। तो दोस्तों आपने ये जान पाया कि जाइलम तंतुओं की जो संख्या होगी वो द्वितीयक जाइलम में सबसे अधिक पाई जाएगी, इसलिए आप लोग द्वितीयक जाइलम को ही सिलेक्ट करके रखिएगा। ठीक है, आगे बाबू इसमें इसकी कोशिका भित्ति लिग्निन युक्त होती है। इसकी जो सतह होता है, इसका जो सरफेस होता है बाबू, इस पर क्या होता है, इस पर लिग्निन का जमाव होता है। लिग्निन जो होता है बाबू यह लकड़ी के निर्माण में सहायक होता है। लिग्निन के कारण ही जो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो सख्त होती हैं, जो जाइलम होता है वो सख्त होता है, वो काफी मजबूत होता है। अगर दोस्तों इसके सतह पर लिग्निन का जमाव है तो कहीं ना कहीं जो जाइलम तंतु है यह लकड़ी के निर्माण में सहायक हो सकता है। लिग्निन के कारण ही लकड़ी का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये सारा चीज हम लोगों ने जान पाया किसमें, तो दोस्तों ये सारा चीज हम लोगों ने जान पाया जाइलम तंतु में। अब हम लोग बाबू यहाँ पर बात करते हैं इसके अगले घटक पर, अर्थात अगली कोशिका पर। तो दोस्तों इसकी जो अगली कोशिका है उसका नाम है जाइलम मृदुतक। दोस्तों इन चारों घटकों में, इन चारों कोशिकाओं में केवल यही ऐसी कोशिका है जो कि जाइलम की जीवित कोशिका है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि इनमें केंद्रक पाया जाता है, इसलिए यह जो घटक है यह बाबू कैसा है, यह जीवित है। और इसी घटक की सहायता से जो जाइलम है वो पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों तक जल और उसमें घुले हुए खनिज लवणों का संवहन करता है। तो दोस्तों देखिए इसमें बताया जा रहा है यह जाइलम का जीवित घटक है। तो मैंने आप लोगों को बताया क्यों है, क्योंकि इसमें केंद्रक पाया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर बाबू आकृति है, देख सकते हैं यहाँ पर आकृति है ना, देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है जाइलम मृदुतक है। तो बाबू यहाँ पर जो आप ब्लैक कलर का निशान यहाँ पर देख रहे हैं ना, यही क्या है, यही बाबू केंद्रक है। और ये जो देख रहे हैं चारों तरफ ये क्या है, ये बाबू कोशिका द्रव है। तो कोशिका द्रव में केंद्रक होने के कारण ही यह जो कोशिका है यह दोस्तों जीवित है। ठीक है, आगे है जो जल एवं घुलित खनिज लवण का संवहन जड़ से पत्ती तक करता है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को अभी बताया कि जो जाइलम पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों तक जलों का संवहन करता है वो करता है दोस्तों किसके कारण, तो जाइलम मृदुतक के कारण। अगर जाइलम में यह घटक ना पाया जाए तो दोस्तों जो जाइलम होगा वह पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों में जल और उसमें घुले हुए खनिज लवणों का संवहन करने में असमर्थ हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इस प्रकार से जान पा रहे होंगे कि जाइलम की सहायता करने में जो जाइलम मृदुतक है वो कितना अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा, आप लोग याद रखिएगा कि जाइलम पेड़ पौधों के सभी भागों में जल और उसमें घुले हुए खनिज लवणों का जो संवहन करता है वो करता है जाइलम मृदुतक ऊतक की सहायता से, इसी कोशिका की सहायता से करता है। अगर ये ना हो तो वह बिल्कुल भी संवहन नहीं कर सकता। ठीक, आगे है बाबू इसमें देख सकते हैं ये मृदुतक की पतली कोशिका भित्ति वाली अंडाकार या लंबी कोशिका है। देख सकते हैं इसकी जो आकृति है वो कैसी है बाबू, वो अंडाकार है। ठीक है, ये मृदुतक की पतली कोशिका भित्ति मतलब इसका जो सतह होता है वो काफी दोस्तों पतला होता है, काफी नरम होता है। ठीक है, जो प्राथमिक एवं द्वितीयक जाइलम दोनों में ही पाई जाती है। जो जाइलम मृदुतक होता है वो बाबू दोनों में ही पाई जाती है। कैसे याद रखेंगे, क्योंकि दोस्तों प्राथमिक और द्वितीयक ये दोनों ही जो जाइलम होते हैं वह पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों में जल और उसमें घुले हुए खनिज लवण का संवहन करते हैं। तो दोस्तों जब प्राथमिक और द्वितीयक जाइलम द्वारा पेड़ पौधों के सभी भागों में जल और उसमें घुले हुए खनिज लवण का संवहन हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्राथमिक और द्वितीयक जाइलम में जो जाइलम मृदुतक है इनकी उपस्थिति होगी। अगर ये ना होते तो बिल्कुल जो जाइलम है वो पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों में जलों का संवहन नहीं कर पाता। तो दोस्तों आप लोग इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं, याद नहीं करना है, बस आपको समझना है। अगर आप समझ जाइएगा तो दोस्तों आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं
इसमें है बाबू आगे, यह मुख्य रूप से स्टार्च और वसा को संग्रहित करने में मदद करती है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप जब भोजन का निर्माण होता है तो ये जो भोजन है यह बाबू स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है, क्योंकि जब भोजन का निर्माण होता है तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो उसी समय भोजन को ग्रहण नहीं करते, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर धीरे धीरे उस भोजन को ग्रहण करते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार ही उस भोजन को वो ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों ये जो भोजन होता है यह स्टार्च अर्थात मन के रूप में संचित रहता है, और स्टार्च और वसा को संग्रहित करने में जो मदद करता है वो करता है कौन, वो करता है जाइलम मृदुतक। तो दोस्तों आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझकर रखिएगा, ये सारा चीज मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को ये पता होगा कि पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों तक फ्लोएम ऊतक की सहायता से भोजन का स्थानांतरण कराया जाता है, और साथ ही दोस्तों आप लोग ये जरूर जानते होंगे कि जो फ्लोएम ऊतक की कोशिकाएं होती हैं वह एक प्रकार की जीवित कोशिकाएं होती हैं। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये बताया कि जाइलम के कुल जितने सारे घटक हैं, इन घटकों में केवल और केवल जाइलम मृदुतक ही एक प्रकार का ऐसा घटक है जिनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। तो दोस्तों आप लोग इसको ऐसे समझ कर रखना, जो फ्लोएम ऊतक होता है वो भोजन का संवहन करता है। क्यों करता है? क्योंकि इनकी कोशिकाएं जीवित होती है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इनके चारों घटकों में जाइलम मृदुतक का, तो जाइलम जो मृदुतक है इनकी कोशिकाएं जीवित होती है, इसलिए यह जो घटक होगा वह भोजन को संग्रहित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यह मुख्य रूप से स्टार्च और वसा को संग्रहित करने में मदद करती है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कि जाइलम का कौन सा घटक स्टार्च और वसा को संग्रहित करने में मदद करता है, तो सबसे पहले आप लोग ये समझ कर रखना कि स्टार्च का मतलब क्या हुआ। तो स्टार्च का मतलब हुआ भोजन। भोजन का स्थानांतरण करने में कौन सहायक होता है? तो फ्लोएम ऊतक। फ्लोएम ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं? तो जीवित। तो देखना ये है कि जाइलम का ऐसा कौन सा घटक है जिनकी कोशिकाएं जीवित होती है। तो दोस्तों जाइलम का जो जाइलम मृदुतक वाला जो घटक है इनकी कोशिकाएं जीवित होती है, इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा जाइलम मृदुतक है। तो इस प्रकार से आप लोग समझकर रखिएगा जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। बात करते हैं अगला 3 नंबर में। देखो बाबू इसमें बताया जा रहा है जाइलम वाहिनिकाएं। तो बाबू यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो जाइलम वाहिनिका है वो दोस्तों यहाँ पर है, यही क्या है? यही जाइलम वाहिनिका है। बात करते हैं इसके विशेषता पर। इसमें बताया जा रहा है, समझना, जाइलम की ये कोशिकाएं जल के परिवहन में मदद करती है। परिवहन का मतलब मैंने बताया आप लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में। ऐसा नहीं है कि जलों के स्थानांतरण में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान है वो केवल और केवल जाइलम मृदुतक ही रखता है। इसके अलावा बाबू जो जाइलम वाहिनिका है यह भी दोस्तों अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है जलों के परिवहन में, यानी कि जलों के स्थानांतरण में। आगे है देख सकते हैं, वाहिनिकाएं मृत कोशिकाएं होती हैं। क्यों बाबू? क्योंकि जाइलम वाहिनिकाएं में कोई भी केंद्रक पाया नहीं जाता। इनमें कोई भी केंद्रक ना होने के कारण ही इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं, ठीक है। आगे है इसकी भित्ति लिग्निन से बनी होती है, यानी कि इनकी भित्ति पर लिग्निन का जमाव होता है। क्यों होता है? तो आप लोग समझ के रखना। लकड़ी के निर्माण में जो जाइलम वाहिनिका है यह भी दोस्तों सहायक होती हैं। और आप लोग दोस्तों ये जानकर हमेशा रखना कि अगर कोई भी जाइलम का घटक लकड़ी के निर्माण करने में सहायक है तो कहीं ना कहीं इसकी भित्ति पर लिग्निन का जमाव होगा ही, क्योंकि लिग्निन के जमाव के कारण ही जाइलम के जो घटक होते हैं वो लकड़ी के निर्माण में सहायक होते हैं। अगर दोस्तों जाइलम के इस घटक में इनकी भित्ति में अगर लिग्निन का जमाव है तो कहीं ना कहीं ये जो घटक होगा वो लकड़ी के निर्माण में सहायक होगा, ठीक है। अगर बात करें हम लोग इसके आकार का, तो बाबू इसके आकार में बताया जा रहा है ये लंबी संकीर्ण गुहा तथा नुकीले सिरों वाली कोशिकाएं हैं। तो आइए हम लोग फिगर में देखकर बात करते हैं। देखिए बाबू लंबी तो लंबा है, ठीक है, यही ना है वाहिनिका। देखिए यहाँ पर है ना, यही वाहिनिका है, लंबा है तो लंबा है। संकीर्ण गुहा, संकीर्ण का मतलब होता है काफी संकेताकार, मतलब इनके अंदर जो स्पेस है वो बहुत ही कम रहता है। इनका जो स्पेस है अंदर में वो बहुत ही ना के बराबर रहता है, ठीक है। उसी को कहा जाता है संकीर्ण गुहा। गुहा का मतलब होता है क्षेत्र, यानी जगह, स्पेस, उसी को बोलते हैं गुहा। तथा नुकीलो सिरों वाली, बाबू इनकी जो आप सिरे देख सकते हैं नीचे और ऊपर, ये दोनों के दोनों जो सिरे वो कैसे हैं? तो बाबू नुकीले हैं। नुकीलो सिरों वाली कोशिकाएं हैं। इसकी कोशिका भित्ति स्थूलन वलयाकार स्पाइरल सीढ़ीनुमा गढ़ती जलिका रूपी प्रकार का हो सकता है। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। देखो बाबू
मैंने यहाँ पर कुल जितना सारा आकृति लिया हुआ है इसको छोड़कर, तो जाइलम है, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये तो जाइलम है, इसको छोड़कर जो आप यहाँ पर आकृति देख रहे हैं ना 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो आकृति है यह बाबू है किसका, तो यह है जाइलम वाहिनिकाओं का। और यहाँ पर बात करें हम लोग आकार का, तो बाबू आकार में बताया जा रहा है कि इसकी जो कोशिका भित्ति कहने का मतलब है कि इसका जो सतह होगा वो कैसा होगा, वो वलयाकार होगा, स्पाइरल यानी कि सर्पिलाकार होगा, सीढ़ीनुमा होगा, गर्ती होगा, जालिका रूपी होगा, यानी कि इस प्रकार की इनकी जो कोशिका भित्ति का आकार होगा वह दोस्तों होगा। तो देखिए आप लोग यहाँ पर समझना, अगर हम बात करें यहाँ पर पहले आकृति का, तो बाबू आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सारी आकृति है इस ब्लैक वाले को छोड़कर ये सारी जो आकृति है वो है वाहिनिका का। पहली आकृति में बाबू देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कोशिका भित्ति का आकार है वो कैसी है, तो बाबू यहाँ पर जो कोशिका भित्ति का जो आकार है वो वलयाकार है, देख सकते हैं वलयाकार, वलय के रूप में। वलय मतलब गोल गोल, गोल गोल कैसे हमारे ट्रेकिया में होता है, ट्रेकिया में होता है ना उपास्थि, ऐसे ऐसे ट्रेकिया में उपास्थि नहीं होता है, यहाँ पर ऐसे वलय के रूप में, वलय के रूप में ऐसा ही क्या है बाबू, यहाँ पर देख सकते हैं वलय के रूप में है, देखिए वलय के रूप में, वलय के रूप में है, ऊपर से लेकर नीचे तक क्या है वलय के रूप में यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कोशिका भित्ति। इसकी जो आकृति वो कैसी है, तो बाबू इसकी जो आकृति है वो है सर्पिलाकार। सर्पिलाकार मतलब, सर्पिलाकार का मतलब होता है जलेबी के जैसा। जलेबी में आप क्या देखते हैं, जलेबी में दोस्तों आप लोग ये देखते हैं कि जो प्रारंभिक सिरा होता है वह बिल्कुल भी उसके अंतिम सिरों से कनेक्ट नहीं रहता, मतलब ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो ऐसा ही जो दोस्तों गुण है वो आपको इसमें भी देखने को मिल रहा होगा, यानी कि इस वाहिनिका में जो कोशिका भित्ति की आकृति है वो है सर्पिलाकार। ठीक है, आगे है बाबू, आगे है इसमें सीढ़ीनुमा, यानी कि इसमें जो कोशिका भित्ति की आकृति होगी वो कैसी होगी, वो होगी सीढ़ीनुमा। तो देख सकते हैं बाबू सीढ़ी जैसा है, ऊपर फिर नीचे, फिर यहाँ पर नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, यहाँ पर कुछ इस बराबर भी मैंने कर दिया है, ठीक ना। यानी कि इधर इधर आप देख सकते हैं ऊपर नीचे, मतलब इनकी सहायता से आप नीचे उतर सकते हैं। तो इसकी जो आकृति वो कैसी है बाबू, तो इसकी जो आकृति है वो है सीढ़ीनुमा। मतलब अगर आप सोचिएगा ना कि वाहिनिकाओं की जो आकृति है वो केवल एक जैसे मिला है, मतलब कि सीढ़ीनुमा मिले या फिर जालिका रूपी मिले या फिर गर्ती मिले, तो ऐसा नहीं है। इनके आकृति में दोस्तों बदलाव होते रहता है पौधों के गुण और उनके विशेषता के आधार पर। ठीक है, आगे है बाबू गर्ती जालिका रूपी। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना हाई वाला आकृति, तो ये कैसा है बाबू, ये जालिका रूपी, ये जालिका रूपी है जाल के जैसा। जाल कैसा होता है, जाल नहीं होता है पूरा एकदम फैला हुआ जाल जिसमें आप फंस सकते हैं, तो देखिए जाल जैसा है, देख सकते हैं जाल जैसा है। इसमें जो कोशिका भित्ति की आकृति है वो कैसा है बाबू, यह जाल के जैसा है। तो हम लोग यहाँ पर इसकी जो आकृति है उसका नाम दे सकते हैं जालिका रूपी। अगर बात करें बाबू हम लोग इन दोनों आकृतियों में, तो इन दोनों आकृतियों में दोस्तों इनकी जो कोशिका भित्ति की आकृति है वो दोस्तों है गर्ती। गर्ती का मतलब होता है गड्ढा, गहरा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों जो आप छोटा छोटा गोल गोल आप देख रहे हैं ना, इसमें दोस्तों कम गहरा है, ये कम गड्ढा है, और इसमें ज्यादा गड्ढा है, लेकिन दोनों को दोनों क्या है, दोनों को दोनों गर्ती आकृति वाले कोशिका भित्ति हैं। तो इस प्रकार की जो वाहिनिकाएं होती हैं वो पेड़ पौधों के जाइलम ऊतक में देखी जाती हैं। ठीक बाबू, देख सकते हैं आगे इसमें बताया जा रहा है यह यांत्रिक सहारा प्रदान करने के साथ लकड़ी का निर्माण भी करती है। मतलब कि पेड़ पौधों को यह भी यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, साथ ही यह लकड़ी के निर्माण में सहायक भी होता है। तो मैंने बताया किया कि इसकी कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमाव होता है, लिग्निन के जमाव होने के कारण ही यह लकड़ी के निर्माण में सहायक हो सकता है। ठीक है, आगे है बाबू वाहिनिकाएं एक दूसरे के ऊपर जुड़कर लंबी पंक्ति बनाती है, बहुत ही लंबा पंक्ति बनाती है, बहुत ही लंबा। कहां तक है, तो पेड़ पौधों के मूल रूम जड़ से होते हुए तना होते हुए पूरा उसके शीर्ष तक, पूरा उसके ऊंचाई तक, पूरा शीर्ष तक दोस्तों क्या करती है, लंबी नालिका बनाती है। क्योंकि जो जलों को पहुंचाने का जो काम होता है वो पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों में होता है, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक होता है। तो कहीं ना कहीं जाइलम की जो वाहिनिकाएं होंगी वो नीचे से लेकर ऊपर तक क्या होंगी, नीचे से लेकर ऊपर तक वो फैली हुई रहेंगी ना। ठीक है, आगे देख सकते हैं इसमें है वाहिनिकाएं एक दूसरे के ऊपर जुड़कर लंबी पंक्ति बनाती है, परंतु आपस में क्रॉस भित्ति द्वारा अलग रहती है। तो दोस्तों इसी चीज को मैंने समझाने के लिए यहाँ पर जाइलम ऊतक का फिगर लिया हुआ है। बाबू आप लोग क्रॉस भित्ति को समझना, क्रॉस भित्ति का मतलब होता है जहां पर दोस्तों थोड़ा सा मतलब कि कटान हो। कटान मतलब कि आपको पता चले कि हाँ यहाँ से ये कटा हुआ है, देखिए हाई कटा हुआ है ना, यहाँ से कटा हुआ,
फिर यहाँ से बाबू क्या है, कटा हुआ है, फिर यहाँ से कटा हुआ है, यहाँ से प्लेन है, यहाँ से प्लेन है, यहाँ से प्लेन है, फिर यहाँ से कट जा रहा है, यहाँ से क्रॉस है, फिर यहाँ से क्रॉस है। ठीक है, तो बाबू ये जो देख रहे हैं ना, हाई वाला हाई वाला हाई वाला हाई वाला, ये सारे क्या है, ये सारे वाहिनिकाएं हैं और ये सभी वाहिनिकाएं एक दूसरे से पंक्ति बनाकर जुड़े हुए हैं। और ये कहां से कहां तक होंगे, तो पेड़ पौधों के जड़ों से लेकर पेड़ पौधों के शीर्ष तक होंगे। ठीक है, तनों तक होंगे, पूरे दोस्तों इसके क्षेत्र तक होंगे। किसके क्षेत्र तक, तो पेड़ पौधों के क्षेत्र तक। ठीक है, ये वाहिनिकाएं टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म पौधों के प्राथमिक एवं द्वितीयक जाइलम में पाए जाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों तक जल पहुंचाने का जो काम होता है वो प्राथमिक और द्वितीयक इन दोनों जाइलम तक का ही काम होता है। इसीलिए इन दोनों जाइलम में ही दोस्तों जो जाइलम वाहिनिकाएं हैं वो पाए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों इतना जान पाए। अगर हम बात करें यहाँ पर लास्ट घटक का, तो इसमें बताया जा रहा है, आप लोग समझ के रखना, ये बाबू जाइलम वाहिका है, इसका जो नाम है वो क्या है, वो है जाइलम वाहिकाएं। इसमें बताया जा रहा है वाहिकाएं लंबी नलिका की तरह बेलनाकार होती है। बाबू जैसे पाइप होता है ना, पाइप पे देख सकते हैं, जैसे कि मानकर चलते हैं अगर पेट्रोल पहुंचाने के लिए हो या पानी पहुंचाने के लिए हो, तो जो पाइप लगता है उसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, तो उसकी जो आकृति होती है वो होती है बाबू बेलन के जैसा। देख सकते हैं ये कैसा है, ये बेलन के जैसा है। ठीक है, इसमें से पानी का या हो सकता है तेल का या हो सकता है नली के पानी का स्थानांतरण होगा, यह बेलन के जैसा है। अगर हम मानकर चलते हैं कि भाई एक पाइप है और ये दूसरा पाइप है, अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ दें, फिर दूसरे को हम लोग तीसरे के साथ जोड़ दें, तो इस तरीके से क्या होगा बाबू, लंबी पंक्ति बन जाएगा, पाइपों की सहायता से लंबी पंक्ति बन जाएगा। इसी तरीके से इनकी जो आकृति होगी, इनकी जो लंबाई होगी वो आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी, देख सकते हैं। लेकिन स्थानांतरण इन वाहिकाओं की सहायता से, इन पाइपों की सहायता से होगा। तो दोस्तों वाहिकाओं की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, तो वो होती है बेलनाकार। ठीक है, जिनके सिरे चौड़े होते हैं। तो बाबू देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने जो आकृति लिया हुआ है वो लिया हुआ है वाहिका का। अगर यहाँ पर आप देखो ध्यान से, तो दोस्तों ऊपर और नीचे जो दोस्तों सिरा है वो कैसा है, वो चौड़ा है, यानी बेलन के जैसा है। इसलिए यहाँ पर जो आकृति है वो बताया जा रहा है बेलन के रूप में, यानी बेलनाकार तरीके से बताया जा रहा है। ये मृत कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि बाबू इसमें कोई भी केंद्रक पाया नहीं जाता। ठीक है, ये जल के संवहन में पाइपलाइन की तरह कार्य करते हैं। पाइपलाइन कहने का मतलब कि अब पेड़ पौधों के जड़ों से लेकर पेड़ पौधों के शीर्षों तक, पेड़ पौधों के तनों तक, पेड़ पौधों की पत्तियों तक फैले हुए रहते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें पत्ती का, तो दोस्तों पत्ती में ये क्या होते हैं कि वाहिनिकाओं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब पतली पतली नलिकाओं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में जो धमनियां होती हैं वो दोस्तों हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक वो धमनिकाओं के रूप में परिवर्तित हो जाती है, एकदम पतली पतली दोस्तों नलिकाओं के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो ये वाहिकाएं हैं यह दोस्तों पेड़ पौधों के संपूर्ण अंगों में पतली पतली नलिकाओं के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिससे कि पेड़ पौधों के कोने कोने तक जल की प्राप्ति हो पाए। आगे बात करते हैं, आगे देख सकते हैं ये जल के संवहन में पाइपलाइन की तरह कार्य करते हैं। इनकी कोशिका भित्ति पर लिग्निन का जमा होता है। कहीं ना कहीं दोस्तों यह भी लकड़ी के निर्माण में सहायक होंगे, क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमाव होता है। ये एक निर्जीव नली है। क्यों है बाबू, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती है, इनमें कोई केंद्रक नहीं पाया जाता, इसलिए यह जो नली होगा वह एक प्रकार का निर्जीव नली होगा, जो पौधों की जड़ों से होती हुई प्रत्येक तने और पत्ती तक जाती है। मैंने बताया कि आप लोगों को पौधों के जड़ों से लेकर पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों तक ये जो वाहिकाएं होंगी वो दोस्तों फैली हुई रहेंगी, जिस प्रकार से हमारे शरीर की धमनी और सिराएं फैले हुए रहते हैं। आगे है, इनकी भित्ति छिद्रित प्लेटों के रूप में पाई जाती है। इनकी जो भित्ति होती है, इनका जो सतह होता है वह छिद्रित प्लेटों के रूप में पाई जाती है। तो बाबू है ये छिद्र, देख सकते हैं ऊपर जो प्लेट देख रहे हैं ना, ऊपर इनकी भित्ति छिद्रित प्लेटों के रूप में पाई जाती है। ऊपर जो आप ये देख पा रहे हो, ये वाला जो आप देख पा रहे हो, तो ये क्या है, ये छिद्र वाला है, यानी ये दोस्तों छेद जैसा है ना, छेद जैसा, तो इसी को कहेंगे हम लोग छिद्रित प्लेट। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो बाबू, ये वाहिकाओं के सदस्य हैं। ये वाहिकाओं के क्या है, ये छोटे छोटे सदस्य हैं, और इनमें ही जलों का जो प्रवाह है वो दोस्तों निरंतर होते रहता है पेड़ पौधों के जड़ों की सहायता से। ठीक है, तो दोस्तों इतना सारा मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया, और आप लोगों ने ये जान पाया कि जाइलम में आने वाले जो घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और इनकी पहचान हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम लोग बात करें यहाँ पर लिग्निन का, कि जो लिग्निन है वो किन किन घटक में पाया जाता है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि जाइलम मृदुतक को छोड़कर अन्य कुल जितने सारे जाइलम के घटक है उन सभी में लिग्निन पाया जाता है। इसमें भी पाया जाएगा,
इसमें भी पाया जाएगा और इसमें भी पाया जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी जाइलम मृत्यु तक में पाया नहीं जाएगा, क्योंकि जो लकड़ी होता है वह दोस्तों मरा हुआ रहता है। देखिए लकड़ी कैसे बनता है, जो पेड़ पौधों की टहनियां मर जाती है, सूख जाती है, जिसमें बिल्कुल भी कोई पत्ता उत्ता नहीं निकलता, वही ना लकड़ी बनता है। तो दोस्तों अगर इसमें केंद्रक है, अगर यह जीवित रहेगा तो यह कैसे सूख सकता है, यह कैसे मर सकता है, नहीं मर सकता। इसका मतलब कि इसकी सहायता से लकड़ी का निर्माण बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। लेकिन इन तीनों में कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता, मतलब कि ये तीनों की जो कोशिकाएं होंगी वो जब मृत रहेंगी तो यही लकड़ी के निर्माण में सहायक होंगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही दोस्तों जितना हो सके इसे आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों बहुत ही मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में और साथ ही दोस्तों आप लोगों को समझाने में। मेरा हमेशा से यह प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों को इस तरीके से समझाऊं जिससे कि आप लोगों के मन में यह खुशी हो जाए कि हाँ हमने इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से जान पाया, हम इससे अच्छी तरीके से परिचित हो गए। दोस्तों मैं अभी YouTube पर बहुत ही पीछे हूं, इतना अच्छा कंटेंट देते के साथ भी, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाने के साथ भी मैं YouTube पर इतना पीछे हूं कि दोस्तों आप लोग स्वयं ही देख सकते हैं कि मेरे चैनल पर अच्छा खासा कोई भी व्यूज नहीं आता है। दोस्तों अगर आप लोगों का सपोर्ट अगर प्यार मिलेगा हमें तो मेरा भी चैनल एक ना एक दिन जरूर बूस्ट करेगा। तो मैं आप लोगों से वही सपोर्ट और प्यार मांगता हूं कि दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर दीजिए। मैं दोस्तों आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मुझसे जितना हो पाएगा मैं आप लोगों के लिए उतना करूंगा। मैं बिल्कुल भी दोस्तों पीछे नहीं जाऊंगा, मैं आप लोगों के लिए जितना हो सकेगा अपने सामर्थ्य के अनुसार मैं दोस्तों आप लोगों के लिए करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।